हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनगणना या फिर सेंसस ऑफ राजस्थान। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान की जनगणना। सबसे पहले जनगणना का इतिहास देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जनगणना आज की बात है, बहुत लंबे समय से राजस्थान की जनगणना की जा रही है। तो उसकी बात करें तो जनगणना का इतिहास क्या प्राचीन काल में भी मौजूद था। सबसे पहले देखिए प्राचीन काल मतलब कितना प्राचीन, मतलब चाणक्य के द्वारा जो रचित थी हमारे अर्थशास्त्र, मतलब कब रचित थी? मौर्य काल के अंदर। इसमें भी हमारे राजस्थान की जनगणना का उल्लेख किया गया था। मतलब जनगणना की सबसे पुरानी यदि कोई स्रोत की बात करें, वो जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र क्या है? हमारी जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हमारे के राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। मध्यकाल की बात करें तो अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। ये कब लिखी गई थी? मुगल काल में। उसमें भी हमारी जनगणना का ज़िक्र किया गया है। तो ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं है कि जनगणना आज की बात है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी हमारी जनगणना की जाती थी। आधुनिक काल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से की गई? सिस्टमैटिक की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से की गई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब? 1872 में। किसके काल में? हमारे लॉर्ड मेयो के काल में हमारी आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई थी। बात करें व्यवस्थित रूप से जनगणना की तो 1881 में हमारे जो लॉर्ड रिपन थे उनके काल में, तब 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार व्यवस्थित और दशकीय का मतलब हर 10 साल में जनगणना शुरू की गई थी। फिर बात करें संवैधानिक स्थिति की, मतलब जो जनगणना है उसका संविधान में क्या रोल है उसकी बात करें तो जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो हमारे संघ सूची है उसका विषय, आप इसे याद रखेंगे। जनगणना क्या हमारे संघ सूची का विषय और वो किसकी 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। और ये कार्य जनगणना कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। जनगणना का कार्य किसके द्वारा कराया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके? भारत सरकार के। कानूनी आधार की बात करें तो जनगणना अधिनियम हमारे 1948 में आया था और जनगणना नियम हमारे 1990 में आए थे। तो इसके तहत हमारी जनगणना का कार्य किया जाता है। आपसे यदि पूछा जाए कि जनगणना का क्या कानूनी आधार है तो हमारा जनगणना अधिनियम आया था 1948 में और जनगणना नियम आए थे हमारे किसके? 1990 में। इसके तहत हमारे जनगणना के कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत हमारे एक आयोग का गठन भी किया गया है। कब? 11 मई 2000 के अंदर, जो हमारे क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है। क्या? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, जिसका गठन हमारे 11 मई 2000 के अंतर्गत किया गया था, जिसका कार्य केवल और केवल जनगणना से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे। लेटेस्ट जनगणना की बात करें तो हमारे क्या 2011 की जनगणना थी। जो हमारी 2011 की जनगणना थी यही लेटेस्ट था और इसी के आधिकारिक आंकड़े सबके सामने आए थे। और 2011 की जनगणना हमारी 15वीं जनगणना थी, आप इसे याद रखेंगे। और 10 के व्यवस्थित आधार पर देखें तो हमारी क्या 14वीं जनगणना थी। आप ये सोचेंगे कि 15वीं तो हमारी जनगणना थी और 14वीं 10 की कैसे? क्योंकि जो हमारा 1872 के अंदर जनगणना हुई थी उसके 10 साल बाद नहीं हुई थी वो। मतलब 1881 में जो जनगणना हुई थी तो उनके बीच में 10 साल का अंतर नहीं था। इसी वजह से 10 के आधार पे देखें तो 14वीं और ओवरऑल देखें तो ये 15वीं जनगणना थी। बजट की बात करें तो इसमें हमारे 2200 करोड़ रुपए खर्च आया हुआ था और इसमें प्रति व्यक्ति के लिए यदि खर्चा देखें तो 18.19 रुपए का खर्च आया था जनगणना के दौरान। इसका मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट था हमारा प्रगणक शिक्षिका। क्या हमारी इसका मैस्कॉट क्या था? हमारी प्रगणक शिक्षिका, जो चित्र में आप देख सकते हैं। बात करें इस जनगणना की, मतलब जनगणना 2011 की, तो इसका स्लोगन या आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात करें जनगणना की तो जनगणना में कितने जिले शामिल किए गए थे? तो भारत के सारे जिले, और वो भी कितने? 640 जिले। और राजस्थान के उस समय जो हमारे कितने 33 जिले थे। वर्तमान में तो हमारे कितने 41 जिले हैं, लेकिन उस समय हमारे 2011 के दौरान 33 जिले थे। तो 33 के 33 पूरे जिले इस जनगणना में शामिल किए गए थे। जनगणना की बात करें 2011 की तो ये 2 चरणों में संपन्न हुई थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले चरण की बात करें तो 15 मई से 30 जून 2010 तक हुई थी। दूसरे चरण की बात करें तो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक। तो आप इसे याद रखेंगे। तो 2 चरणों में ये जनगणना पूरी हुई थी। अब जनगणना से संबंधित कुछ खास बिंदुओं की बात करें तो पहले बिंदु आता है हमारे पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे एनपीआर कहते हैं। तो वो इसी बार पहली बार शुरू किया गया था। कब? हमारा एनपीआर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, तो ये हमारी 2011 की जनगणना के दौरान ही शुरू किया गया था। फिर दूसरी बात देखें तो पहली बार इसी जनगणना में घरों की गणना की गई थी कि किस के पास कौन सा घर है, कितने घर है। तो आज जो बीपीएल का आधार बनता है घरों की संख्या और घरों का आकार। तो घरों की गणना पहली बार 2011 की जनगणना में ही की गई थी। फिर किन्नर, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, उनको भी पहली बार इसी दौरान, मतलब 2011 की जनगणना के दौरान ही शामिल किया गया था।
अब आगे बात करें तो ये जनगणना थी, तो इसकी बात करें तो कुल जनसंख्या और राज्य के हिस्से की बात करें, जनगणना 2011 की थी, इसके क्या परिणाम निकले? परिणाम की बात करें तो इससे हमें पता चला कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.085 करोड़ रुपए, रुपए नहीं है, करोड़ जनसंख्या थी हमारी कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। जिसमें हमारे राजस्थान का हिस्से की बात करें, 6.85 करोड़ हमारे राजस्थान की जनसंख्या थी, जिसमें हमारे 51.86% कितना? 51.86% पुरुष थे, और महिलाओं की बात करें तो 48.14% हमारी क्या? महिलाएं थी। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे 51.86% तो पुरुष थे, और महिलाओं की बात करें तो 48.14% हमारी महिलाएं थी। राजस्थान के हिस्से की बात करें तो यह भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% थी, और विश्व की जनसंख्या की बात करें तो उसका लगभग 1% हमारे राजस्थान की जनसंख्या थी। तो आपको दोबारा बता दें ये वाली बात कि हमारे पुरुषों की तो हमारी 51.86 और महिलाओं की 48.14, मतलब महिलाओं की संख्या राजस्थान में पुरुषों के मुकाबले कम है। स्थान की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान भारत में 8वें स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे? 8वें स्थान पे आता है। वर्तमान में देखिए तो पहले क्या हमारा आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से हमारा तेलंगाना अलग हो जाता है। उसके बाद से ये राजस्थान क्या 7वें स्थान पे आने लग गया था। क्यों? क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने के बाद राजस्थान की जनसंख्या आंध्र प्रदेश से ज्यादा हो गई है, इसीलिए राजस्थान क्या 7वें नंबर पे आता है। शिशु जनसंख्या की बात करें, जो हमारे के 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उस जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 15.54%, क्या 15.54% हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, मतलब कौन-कौन से जिले के अंदर ज्यादा जनसंख्या और कम जनसंख्या, उसकी बात करें तो शीर्ष और न्यूनतम जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन-कौन से हमारे? जयपुर, जिसमें हमारे 66.27 लाख है। ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो हमारे हो सकता है कि 1 करोड़ से भी ऊपर हो गए हो। तो जयपुर की जनगणना की बात करें तो 66.27 लाख, जोधपुर में हमारे 36.87 लाख, अलवर में हमारे 36.74 लाख, नागौर में हमारे 33.07 लाख, और उदयपुर में हमारे कितने? 30.68 लाख। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले कौन-कौन से जिले हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो आप फिर से याद करें, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। उसी प्रकार देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जिसमें हमारी बहुत कम जनसंख्या रहती है, तो ऐसे कौन-कौन से जिले हैं? सबसे कम जनसंख्या हमारी किसमें? जैसलमेर में रहती है, वो कितनी? 6.69 लाख रुपए। क्या 6.69 लाख लोग है, रुपए नहीं है, लोग है। तो हमारे 6.69 लाख लोग हमारे क्या जैसलमेर में रहते हैं। उससे ज्यादा हमारे प्रतापगढ़ में 8.67 लाख, सिरोही में 10.36 लाख, बूंदी में 11.10 लाख लोग रहते हैं, और हमारे राजसमंद में कितने? 11.56 लाख लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम सबसे ज्यादा वाले की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, और फिर हमारे उदयपुर आता है। उसी प्रकार से नीचे से देखें, मतलब न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जैसलमेर, उससे ज्यादा प्रतापगढ़, उससे ज्यादा सिरोही, उससे ज्यादा बूंदी, उससे ज्यादा राजसमंद है। तो ये तो हमने ओवरऑल जनसंख्या के बारे में बात की। अब हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में। तो राजस्थान की अधिकांश आबादी क्या आज भी गाँव में ही निवास करती है। बात करें हमारी कुल जनसंख्या में 5.15 करोड़ लोग, कितने? 5.15 करोड़ लोग जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो गाँव में रहते हैं। तो कुल जनसंख्या का लगभग 75.10% है, कितनी? 75.10% जनसंख्या हमारे गाँव में निवास करती है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो हमारे 1.70 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का लगभग 24.90% है, या 24.90% है, तो ये हमारी क्या शहरी जनसंख्या जो शहरों में निवास करते हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जिलेवार विवरण की बात करें कि जिले के अनुसार देखें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण के अंदर रहने वाले लोग कहाँ हैं? जयपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। आप इसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ये हमारे क्या है, ऐसे क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा। गाँव में सब ज्यादा कहाँ रहते हैं? जयपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। और शहरों की बात करें तो इसमें भी हमारे जयपुर नंबर वन पे आता है, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या ही ज्यादा है। तो बात करें जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा और फिर अजमेर, चारों के नाम आप याद रखेंगे। ये तो ओवरऑल ज्यादा की बात है। फिर न्यूनतम की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही, इन न्यूनतम की बात है। सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कहाँ हैं हमारे? जैसलमेर में, फिर हमारे कोटा, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। फिर बात करें शहरों की, तो शहरों में हमारे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो हमारे प्रतापगढ़ में सबसे कम शहरों में लोग रहते हैं राजस्थान के अंदर। फिर हमारे डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा। प्रतिशत की बात करें
तो डूंगरपुर ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या प्रतिशत के रूप में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या क्या सबसे ज्यादा है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो कोटा में क्या है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। तो ये प्रतिशत की बात है। ओवरऑल संख्या की बात करें तो हमारा जयपुर नंबर 1 पे आता है, दोनों मामलों में ग्रामीण हो या शहरी। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर ग्रामीण में और कोटा शहरी में नंबर 1 पे आता है। न्यूनतम की बात करें प्रतिशत में तो कोटा ग्रामीण में और डूंगरपुर शहरी में सबसे कम पे आता है। क्या सबसे कम जनसंख्या पे आता है प्रतिशत के आधार पे देखें तो। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है, मतलब किसी भी स्थान पर, क्या किसी भी स्थान पे 10 वर्षों में प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाली वृद्धि, कि हर 100 व्यक्ति पे हर 10 साल में कितने लोग बढ़ गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। तो 2011 में क्या आंकड़े आए थे जनसंख्या वृद्धि दर के। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले कौन कौन से जिले हैं, तो बाड़मेर सबसे टॉप पे है। बाड़मेर क्या सबसे टॉप पे, जो क्या 32.5%, मतलब क्या 100 लोगों पे क्या 32 लोग, 32.5 लोग बढ़ गए हैं। आधा कोई लोग नहीं होता, ये तो क्या प्रतिशत में है, इसलिए ये प्रतिशत बताए गए हैं। लेकिन ओवरऑल तो देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या बाड़मेर में बढ़ी है। जैसलमेर की बात करें तो 31.8% लोग जैसलमेर में बढ़े हैं। जोधपुर में हमारे 27.7%, बांसवाड़ा में 26.5% लोग बढ़े हैं। आप इसे याद रखें, टॉप में हमारे कौन कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, ये हमारे सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हैं। न्यूनतम वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से जिले आएंगे, इसमें हमारे सबसे कम श्रीगंगानगर है, जो परीक्षा में आया हुआ सवाल है। जो हमारे 2023 की जो आरएस की परीक्षा थी उसमें सवाल आया था कि न्यूनतम वृद्धि वाले जिले में कौन सा जिला सबसे नंबर 1 पे आता है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रीगंगानगर, जिसमें और केवल और केवल 10% जनसंख्या बढ़ी थी। फिर झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9% और बूंदी में हमारे 15.4% जनसंख्या बढ़ी थी पिछले 10 साल में। तो आप इसे याद रखेंगे, टॉप में हमारे बाड़मेर और सबसे लोअर में देखें तो श्रीगंगानगर आता है। और ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसकी बात करें। तो ग्रामीण वृद्धि दर की बात करें तो जो हमारे ओवरऑल देखें तो 19% जनसंख्या बढ़ी थी ग्रामीण में। और शहरी वृद्धि दर की बात करें तो 29% बढ़ी थी। वैसे देखा जाए तो ग्रामीण लोग क्या शहरों में ज्यादा आ गए थे, आ जाते हैं, तो इस वजह से क्या ये जनसंख्या तेजी से बढ़ती है शहरों की। ओवरऑल देखें तो शहरों की जनसंख्या वैसे तो नहीं बढ़ती, लेकिन ग्रामीण लोग यदि शहरों में आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। ग्रामीण वृद्धि दर की बात करें तो आपको बताना पड़ेगा 19% हमारे दशकीय वृद्धि दर रही थी, कितनी 19%। शहरों की बात करें तो 29% हमारी जो दशकीय वृद्धि दर रही थी। सबसे ज्यादा कहाँ रही है, हमारे गाँवों के अंदर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, या जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, इन जिलों के अंदर हमारे सर्वाधिक ग्रामीण में वृद्धि दर रही। तो वैसे देखिए शहरों में अलवर, दौसा, बारां, या अलवर, दौसा, बारां, इन जिलों के अंदर हमारे शहरी वृद्धि दर रही थी। न्यूनतम की बात करें सबसे कम, तो सबसे कम वृद्धि दर रही थी हमारी कहाँ, ग्रामीण में, कोटा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू। तो कोटा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू के अंदर ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही थी। शहरी वृद्धि दर की बात करें सबसे कम कहाँ रही, तो हमारे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसमें हमारे न्यूनतम शहरी वृद्धि दर रही थी। तो हमारे ग्रामीण और शहरी वृद्धि दर के बारे में देख लिया। अब वृद्धि दर से संबंधित कुछ सवाल और भी आ सकते हैं जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले सवाल आता है जनसंख्या विभाजक दशक। कि जनसंख्या विभाजक दशक की बात करें, ये ओवरऑल देखें तो हमेशा हर 10 साल में जब जनगणना की जाती है तो जनसंख्या हमेशा बढ़ती है। लेकिन 1911 और 1921 की जो जनगणना थी, इसी दौरान क्या जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या कम हो गई थी, इसीलिए इसे कहते हैं जनसंख्या विभाजक दशक। तो इस दौरान राज्य में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, और वो भी कितनी, -6.29%। और इसका कारण क्या था, उस समय हमारे प्लेग की महामारी आ गई थी। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, तो उस समय आप जानेंगे कि हमारे 1911 से 1921 के बीच में प्लेग की महामारी रही थी, पहला विश्व युद्ध हो गया था और राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था। इसी वजह से हमारी जो जनसंख्या थी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी, और जनसंख्या का क्या है, -6.29% कम हो गई थी। तो ये तो हमने कम होने वाली बात की। तो विस्फोटक की बात करें कि ऐसा कौन-सा दशक था जिस दौरान क्या जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी थी। तो ये दशक था हमारा कौन-सा, 1951 से 1981। तो जनसंख्या विस्फोटक दशक की बात करें तो ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया था, जिसको मैंने सही कर दिया। तो दशक की बात करें कौन से 10 सालों में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको नोट करना अनिवार्य हो गया था। तो ये हमारे 1971 से 1981 के बीच में है। क्या 1971 से 1981 के बीच में हमारे 32.97% जनसंख्या बढ़ी थी। और ये इतनी तेजी से बढ़ी थी कि इसी वजह से इसे जनसंख्या विस्फोटक दशक की संज्ञा दी गई थी। 1971 से 1981 के बीच में
जनसंख्या कितनी 32.97% की दर से बढ़ गई थी। मतलब 1/3 जनसंख्या हमारी केवल 10 साल में बढ़ गई थी। बात करें सर्वाधिक पूर्ण वृद्धि की, तो सर्वाधिक पूर्ण वृद्धि की बात करें ओवरऑल संख्या के रूप में वृद्धि देखें, तो 1991 से 2001 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या सबसे मतलब संख्यात्मक रूप से ज़्यादा बढ़ी थी। आप इसे याद रखेंगे। यदि परसेंटेज में देखें, तो 1971 से 1981 के बीच में वो कितनी 32.97%। और हमारी यदि संख्या के रूप में देखें, तो हमारे 1991 से 2001 के बीच में की जो जनसंख्या वृद्धि थी, वो सबसे ज़्यादा रही थी। ये तो हमने जनसंख्या वृद्धि दर की बात की। अब बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हमारे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब 2001 का जनसंख्या घनत्व कितना था? 165। राजस्थान का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व कितना था? 165। जो हमारे 2011 तक बढ़ते-बढ़ते हमारी कितनी 200 तक पहुँच गया था। इसका मतलब लोगों की संख्या बढ़ ही रही थी। ओवरऑल देखें तो हमारी जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो काफ़ी बढ़ गया होगा। अब जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन-कौन से हैं? हमारे सबसे नंबर 1 पे आता है कौन? जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 है। भरतपुर आता है 503। परीक्षा में पूछा जाए ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है, तो इतनी कैसे कितने जिले हैं? वैसे 2 जिले हैं, और वो कौन-कौन से? जयपुर और भरतपुर। यदि माइनस में देखें, मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें, तो जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का कितना हमारे 92। यदि आपसे पूछा जाए ऐसे कितने जिले हैं या कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, तो आपको बताना पड़ेगा 3 जिले हैं ऐसे। कौन-कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। और भारत का एक ऐसा राज्य है, वो कौन-सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन-सा? अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व भी कितना है? हमारे 17 ही है। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बराबर है, या फिर उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व के बराबर राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व है? तो दोनों का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। आप इसे याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा दौसा, जिसका जनसंख्या घनत्व 476 है। अलवर आता है हमारे 438 के साथ चौथे नंबर पे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन? चूरू, जिसका 147 है। तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा हमारे जयपुर 595, भरतपुर 503, फिर दौसा 476, अलवर 438। तो एक बार परीक्षा में आया हुआ था कि हमारे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है, तो 2 जिले हैं, अलवर अलवर क्या? जयपुर और भरतपुर। और सबसे कम में देखें तो 100 से कम वाला भी सवाल आया हुआ है, जिसके 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, तीनों साथ-साथ है। अब कुछ एक खास तथ्य की बात करें, खास तथ्य ये है कि राजस्थान में 3 मरुस्थलीय जिले हैं। कौन-कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इनका जनघनत्व हमारे कितना? 100 से भी कम है, ये आपको अलग से भी बता दिया गया है। इसके बाद नंबर आता है लिंगानुपात का। लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, इसको बताने वाला जो आंकड़ा होता है, वही हमारा क्या? लिंगानुपात कहलाता है। राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात की बात करें, तो ये कितना आ रहा है? 928। आप इसे याद रखेंगे। कुल औसत लिंगानुपात की बात करें, 928 है। 2001 में कितना था? 921 था। इसके मुकाबले 2011 में लिंगानुपात 7 अंक बढ़ के 928 हो गया है। आप इसे याद रखेंगे। कितना? 928 हमारा लिंगानुपात है, जो पिछले 10 साल में हमारे बढ़ के 7 अंक हो गया। मतलब पहले 921 था, और अब कितना? 928 हो गया है। यदि इसी चीज़ को ग्रामीण और शहरी अनुपात में देखें, तो ग्रामीण लिंगानुपात हमारे 933 है, जो बहुत ज़्यादा है, और शहरी लिंगानुपात क्या? 914 है। वैसे देखा जाए तो ये वैसे तो कम है, लेकिन अनुपात में देखें तो शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात ज़्यादा है, और वो कितना है? 933। और शहरों में हमारे कितना है? 914 है। यदि जिलेवार हमारे लिंगानुपात की बात करें, जिलेवार लिंगानुपात की बात करें, तो ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें हमारे, तो नंबर 1 पे आता है हमारा कौन? डूंगरपुर, जिसका 994, राजसमंद का 990, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983। आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा हो। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का संख्या बराबर हो हमारे पास, एक भी ऐसा जिला नहीं है। और यदि पूछा जाए 990 से ज्यादा कितने हैं, तो हमारे 2 जिले हैं, डूंगरपुर और राजसमंद। डूंगरपुर का तो 994 और राजसमंद का 990 है। तो ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की। अब बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो हमारे धौलपुर 846, सबसे कम धौलपुर में हमारी महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले। जैसलमेर में 852, करौली में 861 और भरतपुर में हमारे 880 है।
आप इसे याद रखेंगे। तो आप धौलपुर और जैसलमेर को तो इस तरह याद कर सकते हो कि पूर्व का जिला हमारे धौलपुर है और पश्चिम का जिला कौन सा हमारे जैसलमेर है। तो पूर्व पश्चिम दोनों में मिलके हमारे न्यूनतम लिंगानुपात है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले कौन से जिले हैं? तो ग्रामीण के अंदर आता हमारे कौन सा? पाली। तो पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। तो ये कितना है? 1003। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में 998, डूंगरपुर में 996 लिंगानुपात है। बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की ग्रामीण क्षेत्र में तो धौलपुर में 841, करौली में 856 और जैसलमेर में 859। उसी तरह हमारे शहरी की बात करें, शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे टोंक में है 985, बांसवाड़ा में 964, प्रतापगढ़ में 963 है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो जैसलमेर में 807, धौलपुर में 864 और अलवर में हमारे 872 लिंगानुपात आपसे याद रखेंगे। तो हमने लिंगानुपात के बारे में सारे आंकड़े देख लिए। लिंगानुपात के साथ ही हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात के बारे में। इसके बारे में शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे जो हमारे 0 से 6 साल के होते हैं। तो बात करें इस मामले में हमारा राजस्थान की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। तो 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना? 909 था। 2011 में 21 अंक गिर के ये हमारे कितना? 888 रह गया है। मतलब बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात कम हो गया है। मतलब बच्चों के अंदर जो बच्चों में लड़के ज्यादा है, लड़कियां और भी ज्यादा कम हो गई है। ओवरऑल देखिए हमारे शिशु लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन-कौन से? हमारे बांसवाड़ा में 934, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928 और उदयपुर में 924 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 साल के। न्यूनतम तो इतना कम हमारे झुंझुनू के अंदर 837, सीकर में 848, करौली में 852 और श्रीगंगानगर में 854 ही मतलब लड़कों के मुकाबले लड़कियां है। अब बात करेंगे हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में। तो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 892 है, शहरी में की बात करें तो शहरी में 874। आप इसे याद रखेंगे। अब बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा हमारे सर्वाधिक में आता है ग्रामीण क्षेत्र में 937, प्रतापगढ़ में 936 और भीलवाड़ा में 933 है। और शहरी क्षेत्र की बात करें सर्वाधिक की हमारी बाल लिंगानुपात की तो नागौर 907, बीकानेर 906 और भीलवाड़ा 904 है। ये हमारे शिशु लिंगानुपात है। उसी प्रकार ये तो सर्वाधिक वाले हुए। न्यूनतम की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे झुंझुनू 830, सीकर 843 और करौली 850 है। शहरी की बात करें तो हमारे धौलपुर 841, गंगानगर हमारे 842 और दौसा हमारा 847 है। तो ये हमारे बाल लिंगानुपात की स्थिति बेहद चिंताजनक है हमारे राजस्थान की। अब लिंगानुपात से जुड़े हुए कुछ खास बातें वो देख लेते हैं। तो राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है, सिवाय पाली के जिसका भी कितना है? थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो भी कितना? 1003 है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो पाली वाला क्षेत्र है 1003 है उसका, तो केवल वही एक ऐसा जिला है जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है। बाकी हमारे देखें तो ओवरऑल देखें तो राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम ही है। राजस्थान का औसत हमारा 928 है, जो भारत का औसत है 943, उससे भी कम है, आप इसे याद रखेंगे। भारत के औसत से भी राजस्थान का औसत कम है। तो राजस्थान में 15 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत से भी कम है। तो राज्य का औसत है 928। तो इससे भी कम लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं? 15 जिले हैं। और शिशु लिंगानुपात में 12 जिले औसत से नीचे हैं। क्या औसत से नीचे हमारे 12 जिले हैं और लिंगा क्या कहते हैं? राज्य में 15 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत से भी कम है। तो शिशु लिंगानुपात में तो 12 जिले नीचे हैं और वैसे देखें तो 15 जिले नीचे हैं। अब बात करें लिंगानुपात कम है राजस्थान का, लेकिन लिंगानुपात के कम होने के क्या-क्या कारण हैं, उसकी बात करें। तो लिंगानुपात के भिन्न होने के सामाजिक कारणों की बात करें। तो अब देखेंगे दोनों के कारणों के बारे में जिसकी वजह से लिंगानुपात प्रभावित होता है। सबसे पहले देखेंगे अधिकतम लिंगानुपात वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जैसे हमारा डूंगरपुर है। अगर अधिकतम लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं, तो उसमें क्या है प्रति व्यक्ति कम आय है। ये हम देखे हैं कि लिंगानुपात ज़्यादा होने के मतलब वैसे तो ओवरऑल देखें तो कम ही है लिंगानुपात, लेकिन फिर भी किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो उसके क्या कारण है? प्रति व्यक्ति कम आय। तकनीकी की बात करें, फिर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले क्षेत्र कौन-कौन से हमारे, जैसे धौलपुर, झुंझुनू। आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कम है और न्यूनतम लिंगानुपात वाले क्षेत्र में क्या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, आप इसे याद रखें। तकनीकी बात करें तो तकनीकी ज्ञान और सुविधाएँ कम होती है अधिकतम लिंगानुपात वाले क्षेत्र में। क्या जिसके उल्टा देखा जा रहा है एक तरह से आप समझिए कि इसको उल्टा समझ लीजिए कि जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, उनके लिंगानुपात ज़्यादा है। जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, मतलब कमाने वाले हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, उनके लिंगानुपात कम पाया गया है। तकनीकी सुविधाएँ और जानकारी अधिक है, जिससे हमारा भ्रूण परीक्षण जैसी कुप्रथाएँ बढ़ती है। इसी वजह से हमारा न्यूनतम लिंगानुपात होता है। शिक्षा की बात करें तो अधिकतम लिंगानुपात वाले जो क्षेत्र है, उनकी साक्षरता दर कम है। मतलब कम पढ़े-लिखे लोग हैं
उनका लिंगानुपात ज़्यादा है, और जहाँ साक्षरता दर उच्च है, वहाँ का लिंगानुपात कम है। पारिवारिक ढांचे की बात करें तो संयुक्त परिवार वाले हैं, उनका लिंगानुपात ज़्यादा है, एकल परिवार वाले हैं, उनका लिंगानुपात कम है। सामाजिक प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है अधिकतम लिंगानुपात वाले, और जहाँ दहेज प्रथा प्रचलित है वहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जैसे धौलपुर, झुंझुनू वाले क्षेत्र है। तो इस तरह हमने देखा कि अधिक लिंगानुपात और कम लिंगानुपात के क्या-क्या कारण हैं। और जैसे देखें तो वैसे उल्टा कारण है कि जो ज़्यादा समझदार है वहाँ लिंगानुपात कम है, और जो कम समझदार है वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, मतलब वो समझदारी वाले काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा किसका नंबर? साक्षरता दर का। तो साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर होती क्या है? परिभाषा की बात करें तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, या 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, कि किसी भाषा को समझने के साथ-साथ क्या पढ़ भी लेता है और लिख भी लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। लेकिन वो क्या 7 साल से बड़ा होना चाहिए। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो हमारी 66.1% है। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%, जिसमें हमारे पुरुषों की साक्षरता दर हमारी 79.2% है, महिलाओं की साक्षरता दर हमारी 52.1% है। आप इसे याद रखेंगे। अब यदि न्यूनतम और शीर्ष जिलों की बात करें साक्षरता के मामले में, तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर हमारी 66.1% है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन-कौन से हैं? कोटा टॉप पे आता है 76.6%, दूसरे नंबर पे जयपुर 75.5%, झुंझुनू की बात करें 74.1% और सीकर हमारे 71.3%। ये हमारे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जालोर सबसे डाउनग्रेड पे आता है, जालोर 54.9%, सिरोही हमारे 55.3%, प्रतापगढ़ हमारे 56.0% और बांसवाड़ा हमारे 56.3%। तो इस तरह देख सकते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में हमारे जालोर नंबर 1 पे, और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में हमारे कोटा नंबर 1 पे। पुरुषों के मामले में हमारे है 79.2% हमारे क्या है? पुरुषों की साक्षरता है, जिसमें हमारा टॉप पे कौन आता है? झुंझुनू। झुंझुनू हमारे सैनिकों का शहर है। जो हमारे झुंझुनू ही हमारे क्या है? हवेलियों की नगरी है। तो इस तरह देखें तो झुंझुनू में हमारे क्या है? साक्षरता सबसे ज़्यादा है 86.9%। फिर कोटा आता है 86.3%, जयपुर हमारे 86.1% और सीकर आता है हमारा 85.1%। तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर ये 4 जिले हैं हमारे क्या पुरुष साक्षरता में टॉप पे, जिसमें टॉप पे हमारे झुंझुनू है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो प्रतापगढ़ में हमारे 69.5%, बांसवाड़ा में 69.5% सेम है, सिरोही में हमारे 70% और हमारे जालौर में 70.7%। तो इस तरह देखें तो पुरुषों की साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है, और हमारे न्यूनतम साक्षरता में हमारे प्रतापगढ़ टॉप पे है। महिला साक्षरता की बात करें तो हमारे टॉप पे कौन है? ओवरऑल देखें तो महिला साक्षरता में 52.1%, मतलब आधी जनसंख्या से थोड़ा-सा ऊपर ही महिलाएँ साक्षरता है। तो ये हमारे क्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब इससे तो क्या कम से कम 15 साल, 16 साल ऊपर चले गए हैं हम। तो ऐसा लगता है कि ये वाली जनसंख्या तो बढ़ के 52 से लगभग 75 के ऊपर कूद गई होगी। लेकिन हमें तो केवल यही आंकड़े याद करने हैं, अभी जो आधिकारिक सरकार के आंकड़े हैं। जिसमें हमारा कोटा नंबर 1 पे 65.9%, जयपुर हमारे 64.0%, झुंझुनू हमारे 61.0% और श्रीगंगानगर हमारे 59.7% है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में महिला की। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जालोर 38.5% महिलाएं, लगभग हर 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं अनपढ़ है हमारे कहाँ जालोर की, ये इस आधिकारिक आंकड़े। लेकिन ये आंकड़े अब बदल गए होंगे, क्यों? क्योंकि समय के साथ महिलाएं भी आगे बढ़-बढ़ के पढ़ने लगी है। तो जालोर में हमारा 38.5%, जैसलमेर में 39.7%, सिरोही में 39.7% और बाड़मेर में हमारा 40.4% है। तो इस तरह हमने देखा साक्षरता के मामले ओवरऑल साक्षरता हमारी 66.1%, जिसमें हमारा कोटा नंबर 1 पे और सबसे नीचे क्या जालोर है। पुरुष साक्षरता हमारी 79.2%, जिसमें और झुंझुनू टॉप पे है, प्रतापगढ़ सबसे नीचे है। महिला साक्षरता में हमारा कोटा नंबर 1 पे और जालोर सबसे नीचे है, जो हमारे 52.1% के साथ है। अब ग्रामीण और जो हमारी शहरी है साक्षरता उसकी बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता हमारी 61.4% है। शहरी की बात करें तो हमारी 79.7% है साक्षरता। पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 76.2% ग्रामीण क्षेत्र में और 87.9% हमारे शहरी क्षेत्रों में हमारी साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करें तो 45.8% हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षर है, तो शहरों की बात करें तो 70.7% हमारी शहरों की महिलाएं साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो झुंझुनू नंबर 1 पे आते हैं ग्रामीण में, तो कुल में भी नंबर 1 पे, पुरुषों में भी नंबर 1 पे, महिलाओं में भी नंबर 1 पे कौन? झुंझुनू। आप इसे याद रखेंगे तीनों, मतलब ओवरऑल भी है, पुरुषों में भी है और महिलाओं में, तीनों में झुंझुनू नंबर 1 पे। उसी तरह देखिए सिरोही ग्रामीण क्षेत्र में सबसे नीचे है, तो हमारे कुल पुरुष और महिला तीनों में हमारे सिरोही
सबसे नीचे। शहरी साक्षरता की बात करें, हमारे उदयपुर में कुल पुरुष और महिला तीनों क्षेत्रों में देखें, तो शहरी क्षेत्रों में हमारे क्या है, उदयपुर नंबर 1 पे आता है। तो सबसे नीचे देखें, तो कुल में तो हमारा नागौर नीचे आता है, धौलपुर में हमारे पुरुषों में नीचे और झालावाड़ में हमारे महिलाओं में सबसे नीचे, मतलब न्यूनतम साक्षरता वाले जिले आते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल साक्षरता हमारे 61.4%, शहरी क्षेत्र में 79.7% है। अब बात करें साक्षरता से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य हैं, उनकी बात करें। तो 2001 से 2011 के बीच में बाड़मेर, चूरू में साक्षरता दर में कमी आई थी, शेष सभी जिलों में साक्षरता बढ़ी थी। कहाँ-कहाँ? बाड़मेर, चूरू में तो साक्षरता दर में कमी आई। इसका कारण ये हो सकता है कि पलायन हो सकता है इसका कारण। क्या इसका कारण क्या पलायन हो सकता है कि ग्रामीण से क्या शहरी क्षेत्रों में या फिर सिटी वाले क्षेत्रों में ये लोग आ गए होंगे, इसी वजह से साक्षरता दर कम रही होगी। तो सिटी के अंदर तो साक्षरता दर बढ़ गई होगी, ओवरऑल कम हो गई होगी। बाकी सभी जिलों में क्या साक्षरता दर बढ़ी है। बात करें राज्य की कुल साक्षरता में 10 वर्षों में 5.69% की वृद्धि हुई थी। मतलब पिछले दशक के मुकाबले देखें तो इस दशक में मतलब 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसमें 5.69% की वृद्धि हुई थी। जिसमें पुरुषों में तो 3.50% और महिलाओं में 8.50% की वृद्धि हुई थी। पूरे देश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में सर्वाधिक अंतर केवल राजस्थान में है और इसके अलावा कहीं भी नहीं है कि इतना अंतर राजस्थान में ही है कि जिसमें हमारे जैसे 52 से 74, तो हमारी इस तरह देखें तो इतना बड़ा अंतर केवल राजस्थान में ही है और कहीं भी नहीं है। राजस्थान के 19 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर राज्य का जो औसत है 66.1%, इससे भी कम है। ऐसे कितने जिले? 19 जिले हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में एससी और एसटी की जनसंख्या के बारे में। एससी और एसटी की जनसंख्या की बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो एससी और एसटी की बात करें, तो कुल प्रतिशत जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में हमारे एसटी कितने 13.5% और वो भी कितने 92.98 लाख, लगभग हमारे क्या एसटी जनसंख्या है और लगभग हमारे 122.21 लाख, मतलब 17.8% हमारे एससी है। आप इसे याद रखेंगे। लिंगानुपात की बात करें तो हमारे क्या एसटी की लिंगानुपात ज्यादा है और एससी का लिंगानुपात कम है। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी कहाँ रहती है? उदयपुर में नंबर 1, फिर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर में हमारे सबसे ज्यादा एसटी रहती है। एससी की बात करें तो जयपुर नंबर 1, फिर श्रीगंगानगर, फिर नागौर हमारे एससी रहती है। प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा में नंबर 1 परसेंटेज के हिसाब से, बांसवाड़ा नंबर 1, डूंगरपुर नंबर 2 और प्रतापगढ़ में नंबर 3 या परसेंटेज के हिसाब से एसटी है। तो एससी की बात करें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, इनमें हमारा एससी रहती है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो बीकानेर हमारे नंबर 1 पे आता है, हमारे एसटी सबसे कम बीकानेर में, फिर नागौर में, फिर चूरू में और सबसे कम हमारा एससी हमारे डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में हमारे एससी है। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नागौर में हमारा एसटी सबसे कम है, बीकानेर में, फिर चूरू में, ये हमारे परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम हमारे एसटी। फिर एससी की बात करें न्यूनतम तो डूंगरपुर में नंबर 1, फिर बांसवाड़ा नंबर 2 और उदयपुर नंबर 3 आता है। तो इस तरह हमने एससी और एसटी के बारे में काफी बड़ी जानकारी ले ली। अब एसटी का विशेष वितरण की बात करें तो 5 जिलों में एसटी की जनसंख्या 25% से ज्यादा है। कितने? 5 जिलों में हमारा एसटी की जनसंख्या 25% से भी ज्यादा है। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारे 50%, मतलब 60% के आसपास एसटी है। कौन-कौन से जिले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में ये 3 जिले हैं जहाँ पर हमारे एसटी 50%, मतलब 50% से ज्यादा, मतलब 60% के आसपास एसटी है। एससी की बात करें तो 12 जिलों में एससी की जनसंख्या 20% से ज्यादा है। आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान के 12 जिलों में क्या एससी की जनसंख्या 20% से ज्यादा है, जबकि हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ये 25% से भी ज्यादा है। तो ऐसे कितने 2 ही जिले हैं जिसमें हमारे क्या एससी की जनसंख्या 25% से ज्यादा है। यदि धार्मिक जनसंख्या की बात करें राजस्थान की, कि मतलब कौन से किस धर्म के लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा है, हिंदू की बात करें तो हिंदू हमारे राजस्थान में 88.49% लोग है और सबसे ज्यादा हिंदू हमारे जयपुर में रहते हैं और परसेंट में देखें तो दौसा में सबसे ज्यादा हिंदू है। मुस्लिम की बात करें तो हमारे 9.7% हमारे क्या है मुस्लिम जनसंख्या है राजस्थान की। सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे क्या है जयपुर में है। परसेंटेज में देखें तो जैसलमेर में हमारे सबसे ज्यादा मुस्लिम है। सिख की बात करें तो 1.27% हमारे मुस्लिम जनसंख्या है राजस्थान की। जो हमारे सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे सिख श्रीगंगानगर में, और परसेंटेज में देखें तो श्रीगंगानगर में क्यों? क्योंकि पंजाब से सटा हुआ जिला है, इसी वजह से यहाँ पे सिख समुदाय की संख्या ज्यादा है। जैनों की बात करें तो जैन हमारे 0.91% है। जयपुर में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में देखें तो उदयपुर में सबसे ज्यादा जैन। ईसाई की बात करें तो 0.14% हमारे ईसाई है। ओवरऑल देखें तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा ईसाई है। बांसवाड़ा में हमारे परसेंटेज में सबसे ज्यादा ईसाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ आदिवासी लोग थे जिन्होंने क्या किसी समय में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे। तो बांसवाड़ा के अंदर ही क्या हमारी ईसाई जनसंख्या परसेंटेज में या ओवरऑल में दोनों ही तरीके से देखें तो जनसंख्या ज्यादा है। बौद्ध की बात करें तो हमारे 0.2% है। अलवर
में हमारे ओवरऑल जनसंख्या ज़्यादा है, परसेंटेज में देखें तो अलवर ही नंबर 1 पे आता है, बहुत जनसंख्या के मामले में। अब हम बात करें जनसंख्या नीतियों के बारे में। राजस्थान की जनसंख्या नीतियों की बात करें तो राजस्थान राज्य जनसंख्या नीति आई थी हमारी 20 जनवरी 2000 के अंदर। ये 20 जनवरी 2000 के अंदर हमारी राजस्थान राज्य जनसंख्या नीति आई थी। तो उससे आगे बढ़ के हमारे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 15 फरवरी 2000 के अंदर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले राजस्थान ने जनसंख्या नीति बनाई, बाद में हमारी क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या थे? जो 15 फरवरी 2000 के अंदर आई थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसको लाने के क्या उद्देश्य थे? तात्कालिक उद्देश्य की बात करें तो हमारे गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि जनसंख्या कम की जा सके, कंट्रोल की जा सके। तो मध्यकालिक उद्देश्य की बात करें तो 2010 तक जो हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर है, इसको कितना 2.1 तक लेके आना है। 2.1 सबसे बेहतर हमारी क्या फर्टिलिटी रेट होती है। इसमें हमारी जनसंख्या न तो बढ़ती है ना ही तेजी से घटती है। दीर्घकालिक की बात करें, ये तो हमारा मध्यकालिक हमारा उद्देश्य था। दीर्घकालिक उद्देश्य था 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब बच्चे, जवान और वृद्ध तीनों क्या इसमें स्थिरता प्राप्त करनी है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी बच्चे बहुत ज्यादा हो जाए, जवान कम है, या फिर जवान बहुत ज्यादा हो जाए, बच्चे कम है, या फिर किसी समय में हमारा वृद्ध बहुत ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं करना है। 2045 तक हमारे स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब हमारी चल रही कौन सी 16वीं जनगणना। 16वीं जनगणना हमारी 2027 की अंदर चल रही है, जिसकी रूपरेखा की बात करें तो ये जनगणना हमारी कोविड के कारण प्रभावित हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव प्रस्तावित खाका देखें कि 2027 के अंदर, वैसे तो 2021 के अंदर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 2027 में इसको होना है। ये हमारे 2 चरणों में होगी। बात करें पहला चरण की तो हमारे 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हमारा पहला चरण चलेगी, जिसमें हमारे आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं की जानकारी, ये सब की जाएगी। दूसरे चरण की बात करें तो 1 फरवरी 2027 से 1 मार्च 2027 तक चलेगी, जिसमें हमारे जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक विवरण और जाति संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारी जो 16वीं जनगणना है 2027 की, ये हमारे 2 चरणों में होगी। इसका शुभंकर है मस्कट की बात करें तो इसका शुभंकर हमारा विकास जो पुरुष प्रगणक है, प्रगतियां हमारी महिला प्रगणक जो हमारी जनगणना करेंगे। 2027 की जनगणना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी और भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। आप इसे याद रखेंगे, भारत की पहली और विश्व की सबसे बड़ी पूर्ण डिजिटल जनगणना है। बात करें इसकी तो स्वगणना, स्वगणना का मतलब सेल्फ एनुमरेशन, मतलब इसमें स्वगणना की सुविधा दी गई है। जो हमारा HLO मतलब हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, कि जनगणना में जो नागरिक है खुद भी योगदान कर सकते हैं अपनी जनगणना के बारे में। स्वतंत्र भारत की पहली और हमारे 1931 के बाद भारत के इतिहास की दूसरी जाति आधारित जनगणना भी हमारी ये होगी। तो स्वतंत्र भारत होने के बाद पहली बार जातिगत जनगणना की जाएगी। मतलब इस देश के अंदर क्या को कौन सी जाति के लोग कितने हैं। तकनीकी विकास की बात करें तो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन तो CDEC है, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की जनगणना के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।